गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमने जो सीटेट की सीरीज़ स्टार्ट की है अपने चैनल पे, उसमें हम टोटल 46 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो वीडियो है ये पार्ट 4 रहेगा, जिसमें हम आगे के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड उम्मीद करती हूँ जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक डिस्कस किए हैं सारे ही आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। क्वेश्चंस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो रही होगी। कंटिन्यू करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है रिंकी टुक हर क्लास for a field trip and after coming back she discussed the trip with her students. It may be concatenated as। अब जो रिंकी है वो कौन है? वो एक टीचर है, एक क्लास टीचर है, और वो अपने स्टूडेंट्स को पिकनिक पे लेके गई है, फील्ड ट्रिप पे लेके गई है, और वहाँ से आने के बाद वो अपने क्लास में अपने स्टूडेंट्स के साथ उस ट्रिप के बारे में डिस्कशन करती है। तो यह क्या है? ऑप्शन है हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑप्शन बी असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑप्शन सी लर्निंग फॉर असेसमेंट, एंड ऑप्शन डी लर्निंग ऑफ असेसमेंट। तो जब हम असेसमेंट के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने जाना था कि असेसमेंट 3 तरह के होता है, ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए असेसमेंट ऑफ लर्निंग। कि भैया फील्ड ट्रिप पे गए, वहाँ पे बच्चों ने प्रैक्टिकली अपने आँखों से प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को देखा, उनके प्रति अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई, अपनी समझ बनाई, क्वेश्चंस पूछे, उनको लाइव एग्जांपल्स मिले, वो अपनी डेली लाइफ से उसको कनेक्ट कर पाए। तो यहाँ पे क्या हुई? उनकी अच्छी लर्निंग हुई, और फिर वो वापस आके उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चों बताओ आपने क्या क्या देखा, आपको क्या लगा, कैसी चीज़ें रही। तो उनके बारे में जब आप डिस्कस कर रहे हो तो वो आपका रहेगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। द स्टेटमेंट मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन। ऐसा आपने भी, मैंने भी बहुत बार सुना है, और ऐसा बोला जाता है हमारी सोसाइटी में कि जो मेल है, मैन है, मेल है, जो लड़के हैं वो लड़कियों के कंपैरिजन में ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इज़ ट्रू, सत्य है। मे बी ट्रू, हो सकता है कि सत्य हो। शोज जेंडर बायस, एंड ऑप्शन डी इज़ ट्रू फॉर डिफरेंट डोमेन्स ऑफ इंटेलिजेंट। तो देखो, ये सत्य है ऐसा तो कहीं भी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। मे बी ट्रू, तो यहाँ पे मे बी की बात नहीं की गई है, यहाँ पे पूछा गया है, आपके सामने एक स्टेटमेंट रखी गई है और सिंपली आपसे पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किस तरफ इशारा करती है। तो यहाँ पे सही गलत आपसे नहीं पूछा है। आगे के ऑप्शंस देखते हैं, हो सकता है और ज़्यादा ऑप्शंस अच्छे हों। ऑप्शन सी शोज़ जेंडर बायसनेस। हाँ, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है कि यहाँ पे जेंडर बायसनेस दिखाई गई है कि मेल जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और जो लड़कियाँ होती हैं वो उतनी इंटेलिजेंट नहीं होती। एक चीज़ यहाँ पे बोला जाता है कि लड़कियों का फेवरेट कलर पिंक होता है, लड़कों का फेवरेट कलर ब्लू होता है, ब्लैक होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके की जो स्टेटमेंट होती हैं वो जेंडर बायसनेस को शो करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, ये रहा। द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट शुड बी, ऑप्शन ए, टू पॉइंट आउट द एरर्स ऑफ लर्नर। देखो, लर्नर मतलब कि स्टूडेंट। कभी भी टीचर का या किसी भी टीचिंग प्रक्रिया का, प्रोसेस का ये उद्देश्य नहीं होता कि वो बच्चों के अंदर कमियां निकाले, क्योंकि बच्चों के अंदर कमियां का मतलब है टीचर के अंदर कमी होना, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ये पॉइंट नहीं होगा। देन ऑप्शन बी है टू मेज़र द अचीवमेंट ऑफ लर्नर। हाँ, लर्नर ने कितना अचीव किया उसके लिए हम इवैल्यूएशन टेस्ट करते हैं, ना कि अचीवमेंट टेस्ट। तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन सी है टू डिसाइड इफ़ अ स्टूडेंट शुड बी प्रमोट टू द नेक्स्ट क्लास। सिर्फ इस चीज़ के लिए कि बच्चे को नेक्स्ट क्लास में भेजा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो ये कोई बात में सेंस नहीं हुई, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, जो कि है टू डायग्नोज एंड रेमेडी गैप इन लर्निंग। हाँ, हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि हमने जो बच्चे को पढ़ाया उसमें बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ उसको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, हमें
पता चल जाए कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, फिर एज अ टीचर हम उस टॉपिक को किसी अदर मेथड से उस बच्चे को पढ़ाएं, तो उसको हम बोलेंगे रेमेडियल टीचिंग। जैसे कि एक डॉक्टर के पास आप जाते हो अपनी प्रॉब्लम लेके कि हाँ मुझे फीवर है, तो वो आपको चेक करता है, आपकी बीमारी का पता लगाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग वो आपको डायग्नोस करता है। सेम उसी तरह यहाँ पे ये टीचिंग प्रोफेशन में होता है। ठीक है, सेम चीज़ें हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। जो मानव विकास का सिद्धांत है वो कुछ सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पे नॉट पूछा है, तो ये जो नॉट वाले क्वेश्चंस हैं इनको आप थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि मेरे साथ भी अभी रीट में यही हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन ही था कि निम्न में से किसने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया, लर्निंग थ्योरी किसने नहीं दी, और मैंने पढ़ लिया कि किसने दी और मैं उसको गलत करके आ गई। तो इस तरीके के सिली मिस्टेक्स मत करना, हो जाती हैं कई बार जानबूझ के नहीं, गलती से। ठीक है, तो गलती से भी ऐसी गलती मत करना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कंटिन्यूटी, ऑप्शन बी सीक्वेंसली, ऑप्शन सी जनरल टू स्पेसिफिक, ऑप्शन डी रिवर्सिबल। तो यहाँ पे बात हो रही है ह्यूमन डेवलपमेंट की, विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कंटिन्यूटी। तो हमने पढ़ा था कि जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वॉम्ब टू टॉम्ब चलती है, कभी भी रुकती नहीं है, वॉम्ब टू टॉम्ब जाती है, लगातार लाइफ टाइम चलने वाला एक प्रोसेस है। तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर है। हमसे पूछा है कौन सा नहीं है। उसके बाद ऑप्शन बी है सीक्वेंसली। हमने ये भी पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट है उसका एक सीक्वेंस में होता है। ठीक है, पहले बच्चा अपनी बड़ी मसल्स का यूज़ करना सीखेगा, फिर वो अपनी छोटी मसल्स का यूज़ करना सीखेगा, तो एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद है ऑप्शन सी जनरल टू स्पेसिफिक। सेम चीज़, वही एग्जांपल, जैसे कि स्टार्टिंग में बच्चा फुल एक्सप्रेशन के साथ रोता है, ठीक है, एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है, या फिर वो अपनी बड़ी मसल रोने के लिए क्या करता है, हाथ पांव चलाता है। छोटा बेबी आपने देखा होगा, तो वो रोता है तो वैसे हाथ पांव चलाता है, तो वो अपनी बड़ी मसल्स का यूज़ करता है। बट धीरे धीरे वो अपनी छोटी मसल्स पे आता है। ठीक है, जैसे कि पहले जो बेबी होता है वो चलना सीखता है, उन एक्टिविटीज़ को करता है जिसमें बड़ी मसल्स का यूज़ होता है, ग्रोस मोटर स्किल्स का यूज़ होता है। फिर धीरे धीरे उसकी छोटी मसल्स जो हैं वो अच्छी एक्टिव होती हैं, शार्प होती हैं, फिर वो छोटे काम जैसे पेंसिल पकड़ना, कलरिंग करना, इस तरीके की चीज़ें वो करने लगता है। तो हमारे फर्स्ट तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। देन ऑप्शन डी है रिवर्सिबल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। तो हमने कहीं नहीं पढ़ा कि जो विकास है वो रिवर्सिबल है, वो परिवर्तनीय है। ठीक है, परिवर्तनीय कभी नहीं होगा। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने एक बीज है, बीज लिया, बीज से ये बीज है, बीज से आप पेड़ बना सकते हो। ठीक है, बट वापस इस पेड़ से बीज नहीं बना सकते। ठीक, तो जो डेवलपमेंट है वो रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अगेन हमारे पास नोट वाला क्वेश्चन है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन ए है डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सही बात है, हमने पढ़ा था कि जो विकास है उस पर आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन बी है डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट। ऑप्शन सी डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हाँ, हमने ये भी पढ़ा था। ऑप्शन डी डेवलपमेंट इज़ मॉडिफाइएबल, यानी कि विकास जो है वो परिवर्तनीय है। अब आप ये भी हमने पढ़ा था। अब आप बोलोगे कि मैम अभी तो ऊपर आपने बोला कि जो विकास है वो परिवर्तित नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है, तो शब्दों का मतलब समझो। वहाँ पे था रिवर्सिबल, यहाँ पे है मॉडिफाइएबल, यानी कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सपोज पहले कोई बच्चा एकदम पतला सा था, ठीक है, बट उसने अपनी बॉडी पे वर्क किया, अब वो एक हेल्दी बच्चा है, उसने वेट गेन किया, तो आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी स्किल्स में डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप अपने एटीट्यूड में डेवलपमेंट कर सकते हो। तो वो
उस पर्सपेक्टिव में जो डेवलपमेंट है वो मॉडिफाइबल है, बट जो आपका फिजिकल एस्पेक्ट हो गया तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो अपरिवर्तनीय है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल। यहाँ तक तो ठीक है, बट जब बात बोली गई है कल्चरल कॉन्टेक्ट की तो ये बात आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अक्कर एट रैपिड फेज। रैपिड मतलब सबसे तेज़ गति पे कब होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मिडिल चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस, ऑप्शन बी एडोलेसेंस टू एडल्टहुड, ऑप्शन सी इन्फेंसी टू अर्ली चाइल्डहुड, ये वो एज होता है 0 से 2 साल तक का, अर्ली चाइल्डहुड टू मिडिल चाइल्डहुड। तो अगर आपने देखा होगा आपके घर में छोटा बेबी होगा या रिलेटिव्स में होगा, तो आपने देखा होगा कि जो छोटा बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, तब से लेकर 2 साल तक उसकी जो फिज़िकल ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है। ठीक है, लाइक मेरी भतीजी थी, वो एक दिन इतनी थी, फिर थोड़े टाइम बाद मैंने देखा वो इतनी बड़ी हो गई, बोलने भी लग गई, चलने भी लग गई। तो इसीलिए जो छोटा बेबी होता है 0 से 2 साल का, उसके अंदर जो फिज़िकल ग्रोथ और डेवलपमेंट उसका होता है वो बहुत जल्दी होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। ये वही पीरियड होता है जब हमारी फिज़िकल ग्रोथ और जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत सारी चीज़ जल्दी होने लगती है, और बच्चा इसमें अपने सेंसेस का यूज़ करके लर्निंग करता है। ठीक है, वो कुछ भी सीखता है तो वो सेंसेस का यूज़ करके सीखता है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है तो मैंने साथ में यहाँ पे बता दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसीज। तो यहाँ पे बात हो रही है फैमिली वाला जो आपका टॉपिक है ईवीएस का, उससे कनेक्ट किया है सीडीपी को। तो इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा मूल मंत्र है कि जो आपकी फैमिली है, जो बेबी होता है वो सबसे पहले अपनी फैमिली से चीज़ें सीखता है। तो फैमिली आपका हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, हमेशा फर्स्ट नंबर पे होगा। उसके बाद बच्चा जाता है स्कूल में। ठीक है, तो आपका जो स्कूल होगा वो आपका सेकंड होगा। तो हमेशा बस यही दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको कि जो फैमिली है वो फर्स्ट पे होगा और स्कूल हमेशा सेकेंड पे होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। ऑप्शन ए स्कूल एंड मीडिया। तो जैसे मैंने अभी बताया कि स्कूल आपका सेकेंडरी होगा, तो स्कूल तो है यहाँ पे, बट हम आगे के ऑप्शंस भी देखेंगे। ऐसा नहीं करना कि आपको ऑप्शन ए करेक्ट मिल गया तो आगे के ऑप्शन पढ़ने ही नहीं है, हो सकता है आगे के ऑप्शंस और भी अच्छे हों। ठीक है, तो ऑप्शन बी है आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया फैमिली हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। उसके बाद ऑप्शन सी है मीडिया एंड नेबरहुड। तो नेबरहुड भी ना आपका फैमिली के साथ ही आ जाएगा। ठीक है, बट फैमिली जहाँ पे अकेले फैमिली बोला है तो वहाँ पे फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी आएगा, तो इसीलिए ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन डी अगेन आपका फैमिली आ गया तो ये भी नहीं होगा। तो जैसे मैंने कहा था स्कूल, तो स्कूल के साथ मीडिया गिवन है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन स्कूल एंड मीडिया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्कूल आपका सेकेंडरी एजेंसी रहेगा एंड फैमिली आपका फर्स्ट एजेंसी रहेगा। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। बस इतना भी याद कर लोगे ना तो ये क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर यही पूछता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सा है, सेकेंड प्रायोरिटी कौन सा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से क्वेश्चन पूछा गया है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है। हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आता है। तो पहले जानते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं क्या। देखो, हमने पढ़ा था कि हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से अलग होता है। हर बच्चे की अपनी एबिलिटीज़ हैं, अपनी स्किल्स हैं, अपनी पर्सनैलिटीज़ हैं, अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का उसका एक अपनी स्पीड होती है। कोई बच्चा धीरे सीखता है, कोई बच्चा जल्दी सीखता है, तो हर बच्चे के अंदर डिफरेंस होता है। इनफैक्ट जो 2 जुड़वा बच्चे होते हैं उनके अंदर भी डिफरेंस होता है। तो जो हमारा इंडिविजुअल वेरिएशन होता है उसका मेन कारण क्या है,
वही आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो उसका आंसर आप करेंगे ऑप्शन ए है द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। हाँ, जो आपका एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वो भी आपको प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात ठीक है। आगे देखते हैं द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देन ऑप्शन सी द जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ पेरेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में बात हो रही है हेरिडिटी की, बेसिकली द इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके अंदर जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं आती हैं, कुछ कारण तो हो सकता है हेरिडिटी से, जो हम अपने जीन से लेके आते हैं, जिनके कारण हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। और कुछ कारण हो सकता है एनवायरनमेंट का, जैसे कि दो जुड़वा बच्चे हैं, अब दोनों के अंदर जीन्स हेरिडिटी वाइज तो वो दोनों बच्चे सेम होंगे, बट एनवायरनमेंट वाइज हो सकता है उनको अलग मिले, इस वजह से उनको जो उनका इंडिविजुअल डिफरेंस है वो अलग अलग हो। किसी बच्चे को सिंगिंग पसंद हो सकता है, किसी को डांसिंग पसंद हो सकता है। तो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट डालते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बेसिकली डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट? डेवलपमेंट आपका हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, यही है डेवलपमेंट। इसके अलावा कुछ है डेवलपमेंट? नहीं। हम क्या हैं? हम एक प्रोडक्ट हैं। किसका प्रोडक्ट है? मिला जुला प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, यानी कि इंटर रिलेशन बिटवीन हेरिडिटी एंड द एनवायरनमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज। जो ये बहुभाषिकता है, ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपका हिंदी में भी 1 नंबर का आएगा, हो सकता है 2 नंबर का भी आ जाए, बट 1 नंबर का तो पक्का आएगा। और इंग्लिश में भी आएगा, CDP में भी पूछ लेता है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीलिंगुअल, बहुभाषिकता। यार देखो, जब आपको इंग्लिश, बेशक आप इंग्लिश मीडियम में हो या आप हिंदी मीडियम में हो, बट आप सपोज़ आप इंग्लिश में अटेम्प्ट कर रहे हो और आपको इंग्लिश में क्वेश्चन समझ नहीं आया, ऑप्शन समझ में नहीं आया, तो हिंदी में देख लो, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ऑप्शन होता है, आप उसको हिंदी में करके क्वेश्चन पढ़ सकते हो। और हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश में करके पढ़ लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, जब मुझे नहीं समझ में आता तो मैं उसको कन्वर्ट करके देख लेती हूँ। तो कन्वर्ट करने से क्या थोड़ा समझ में आ जाता है, और क्वेश्चन जितना हार्ड लगता है उतना ही वो इजी लगने लगता है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। तो क्वेश्चन है मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज फर्स्ट अ हिंड्रेंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हिंड्रेंस मतलब कि बाधा, रुकावट। तो देखो, मल्टीलिंगुअल, बहुभाषिकता कभी भी बाधा नहीं हो सकती, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये ना आपको फंसाने वाली बात होती है, इस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछता है। सिंपल क्वेश्चन होता है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं ना अंडरलाइन कर देती हूँ जो मेन वर्ड्स हैं। हिंड्रेंस यानी कि रुकावट। ऑप्शन बी अ रिसोर्स फॉर एनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ। जो स्कूल लाइफ होता है, विद्यार्थी जीवन होता है, उसको और अच्छा बेहतर बनाती है, तो एक रिसोर्स है, एक संसाधन है, ठीक है। ऑप्शन सी अ चैलेंज टू टीचर्स कैपेसिटी टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न, ठीक है। यहाँ पे मेन वर्ड है चैलेंज। तो देखो, टीचर चाहे फांसी खा ले, टीचर के बारे में कभी सीटेट बात नहीं करता, हमेशा उसका मेन फोकस होता है बच्चा बच्चा बच्चा। तो आपको स्टूडेंट को ध्यान में रख के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एज अ टीचर आपको क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। आपको एज अ स्टूडेंट नहीं बैठना, आपको एज अ टीचर सारे क्वेश्चंस को समझना है, और जिस ऑप्शन में बच्चे की भलाई हो वही ऑप्शन आपको चूज़ करना है। जो भी पॉजिटिव चीज़ जिस ऑप्शन में बोली गई हो बच्चे के लिए, वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चैलेंज तो नहीं हो। देन है अ फैक्टर डेट मेक्स स्कूल लाइफ मोर कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस फॉर द लर्नर। कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस मतलब कि जटिल, तो ये भी नहीं होगा। जो आपका बहुभाषिकता है, मल्टी लैंग्वेज है, वो हमेशा एक संसाधन है, एक अच्छा रिसोर्स है। कैसे? आप जैसे कि सपोज़ अगर आप क्लास में जा रहे हो और आप सिर्फ एक ही भाषा में बता रहे हो, या कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है और आपने क्लास में जाके उसे बोला ये चुप कर,
ऐसे नहीं बात करते, इंग्लिश में बात करो या हिंदी में बात करो, और आपने उसे चुप करा दिया, तो वो बच्चा अगले दिन से आपके क्लास में या तो बात नहीं करेगा या फिर कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग्स जो है वो हर्ट हो जाएगी कि मैम ने मेरी बात नहीं सुनी और मैम ने मुझे मना कर दिया। और इससे क्या होगा कि अगर उस बच्चे को कुछ भी डाउट होगा तो वो आपसे पूछेगा ही नहीं, आपसे इंटरेक्ट ही नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं आपका और उसका जो कनेक्शन है वो कट हो जाएगा। बट वहीं इन केस अगर आप जाते हो और उसकी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करते हो तो उस बच्चे को भी अच्छा लगेगा कि मैम मेरी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करती है, और वो आपको उतना ही प्यार देगा, उतना ही रिस्पेक्ट देगा। तो इसीलिए, और बच्चों के साथ एक कनेक्शन, एक बॉन्ड बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप उनकी लैंग्वेज को समझें। तो इसीलिए एज अ टीचर आपको बहुत सारी लैंग्वेज, स्पेशली मातृभाषा, जिस रीजन में आप पढ़ा रहे हो, टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको उस रीजन की लैंग्वेज आनी चाहिए ताकि आप बच्चों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ। ठीक है, तो इसीलिए जो आपकी लैंग्वेज है वो क्या है, एक अच्छा रिसोर्स है। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा था हमारे टाइम पे कि आप क्लास में बहुभाषिकता को प्रमोट करने के लिए क्या करोगे, एज अ टीचर आप कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग सपोज़ आपकी क्लास में 5 अलग अलग भाषा, 7 कर लेते हैं, चलो 7 भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, स्कूल के 6 दिन होते हैं, ठीक है, तो आप 6 दिन जैसे या तो आप वीकली कर सकते हो या पर डे वाइज कर सकते हो कि एक दिन आप तमिल में बच्चों को विश कर रहे हो, एक दिन आप गुजराती में बच्चों को गुड मॉर्निंग विश कर रहे हो, एक दिन मलयालम में कर रहे हो। तो ऐसे हर डे या हर वीक आप एक लैंग्वेज को दे सकते हो, जिससे क्या है बाकी बच्चे भी बाकी भाषाओं को सीख पाएंगे और आपकी भी वोकैबुलरी अच्छी होगी। तो एक टीचर को ये सब करना पड़ता है, और मल्टी लैंग्वेज जो है वो कभी भी बोझ नहीं है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा एक अच्छा रिसोर्स माना जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है और सेम एज इट इज़ आता है। मैंने यहाँ पे हिंदी में भी ऑप्शंस दे दिए हैं, क्योंकि कई बार होता है कि इंग्लिश में हमें ऑप्शंस या क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो जैसे कि मैंने अभी बोला हिंदी में पढ़ लिया करो। अगेन PDF इसका टेलीग्राम पे दे दूँगी, तो वहाँ पे आप इसको देख लेना। देन क्वेश्चन नंबर 56 एंड आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, देन आगे का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बर्थ टू अबाउट 2 years, जिसको हम इन्फेंसी भी बोलते हैं, अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट। तो पूछा गया है कि जो आपकी इन्फेंसी पीरियड होता है उसमें बच्चा सबसे ज़्यादा किससे सीखता है, कैसे सीखता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बाय यूजिंग सेंसेस, बाय कॉम्प्रीहेंडिंग न्यूट्रल वर्ड्स। न्यूट्रल वर्ड्स इतना बड़ा बच्चा भी नहीं है कि वो न्यूट्रल वर्ड्स यूज़ करने लगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाय थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट फैशन, ये भी नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि आई थिंक मूर्त होगा, हिंदी में देख लेना क्या है, बट ये भी आपका नहीं होगा। बाय अप्लाइंग न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लर्निंग, तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा। जो छोटा बच्चा होता है यार, उसको इतनी समझ कहाँ होती है, ठीक है, वो छोटा सा क्यूटू सा बेबी होता है, तो वो आपने देखा होगा वो अपने सेंसेस का यूज़ करता है। कोई चीज़ गर्म है तो आप उसको बोलते हो कि बेटा इसको हाथ में लगाना, गर्म है, तो वो नहीं मानता, वो उसको टच करेगा, और जब तक उसको गर्म नहीं लगेगा उसको पता नहीं चलता कि ये गर्म है और इसको टच करने से मेरा हाथ जलता है, तो इसीलिए मैं अगली बार इसको टच नहीं करूँगा। तो वो उसको यहाँ पे क्या है, उसका टच जो सेंस है, स्किन है, उसका उसने यूज़ करके सीखा। वहीं पे वो बाकी अपने घर में बाकी लोगों को देखता है, उनको बोलते हुए पा ऐसे वो वर्डिंग्स बोलते हुए देखता है, जिससे क्या वो लैंग्वेज एक्वायर करता है, भाषा सीखता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो बच्चा होता है बाय बर्थ से लेकर 2 साल तक का जो बच्चा होता है वो अपने सेंसेस का यूज़ करके सीखता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अ चाइल्ड लर्न बेस्ट बाय यूजिंग सेंसेस। तो आई होप आज का डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल रहे होगा, पसंद आया होगा। जो भी आपका फीडबैक है पॉजिटिव या नेगेटिव आप मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट में, डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और PDF के लिए फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे। दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर मेरे अबाउट सेक्शन में होगा। तो एक बार PDF से इनको रिवाइज ज़रूर करें, क्योंकि सीटेट में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और अक्टूबर ऑलमोस्ट निकल ही चुका है, 15 तारीख हो गई है। तो
दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो ही जाता है, दिसंबर जनवरी में, तो प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करें, अच्छी प्रैक्टिस रखें, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करें एंड सीरीज मिस मत करें। थैंक यू गाइज़।